हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मैं भी हूं बिंदास। तो चलो अब स्टार्ट करता हूं। क्लास 12th में वेक्टर के आगे जो मेरा लास्ट वीडियो था, मैं उस वीडियो के आगे स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें देखो, इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं किससे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। देखो बच्चे, यह क्या होता है, तो देखो मान लो कि अगर कोई यह ए वेक्टर ऐसा हो, यह बी वेक्टर ऐसा हो, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मानते हैं ओ, यह मान लो ए, यह मान लो पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चे ना, हम अगर इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बीच के बीच में अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करेंगे, तो हम इसको अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ से यही तुम्हारा यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर। तो देखो यह तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर, यही तुम्हारे क्या होगा ए बी वेक्टर, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और देखो हम जब इसको यहाँ से राइट करेंगे वेक्टर, सॉरी जो ए बी वेक्टर है, तो देखो बच्चे ना इसमें क्या होता है, देखो ना ये जो लास्ट वाला है, जो लास्ट पॉइंट है ना, हम इसका निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन पी बी माने क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। और देखो अगर ये तुम्हारा, भाई आप देखो तो जो ए है उसका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या ए है, और पॉइंट बी का यहाँ पे क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया है बी, यानी ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर, ठीक है ना। और देखो सिमिलरली हम अगर यहाँ से बी ए वेक्टर अगर फाइंड करेंगे, तो ये तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और देखो यहाँ से तुम्हारे भाई देखो भाई, जो ए है उस ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, वेक्टर ए, और इसका क्या दे दिया, वेक्टर बी, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी दो वेक्टर के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम फाइंड करते हैं, ठीक ना। तो यह था छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद से तुम्हारा क्या आता है, अब आता है एंगल्स ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो मान लो कोई दो वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, कोई दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी ऐसे हो, ठीक ना, जिनके बीच में एंगल थीटा अगर ये हो, ठीक है ना, तो हम इस एंगल को कहते हैं एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर ए एंड बी। अच्छा बच्चे देखो, इसमें कुछ आता है केस, देखो केस फर्स्ट, देखो बच्चे ना, हम अगर बोलें कि भाई अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाए 0 डिग्री, तो देखो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो उस केस में दोनों वेक्टर यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भाई क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओ आर आर आप कह लो कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी भाई तुम्हारे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, तो उस केस में यह दोनों वेक्टर या तो एक दूसरे के सुपर इम्पोज कर जाएंगे, या वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी यहाँ लिख लो वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी या वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड भाई देखो केस क्या हो सकता है, देखो कहता है कि अगर थीटा बराबर तुम्हारे क्या हो जाए 90 डिग्री, तो बच्चे देखो ना, अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री आपका होगा, तो उस केस में दोनों वेक्टर आपका कहीं ना कहीं इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब दोनों तुम्हारे वेक्टर भाई क्या होंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि वेक्टर ए विल बी परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई थर्ड केस, देखो कहता है कि अगर इफ थीटा विल बी 180 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो बच्चों बोला है कि अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वह आपका 180 डिग्री हो जाएगा, तो देखो ना उस केस में दोनों वेक्टर देखो कहीं ना कहीं इस फॉर्म को बनाएंगे, यह तुम्हारा वेक्टर ए हो जाएगा और वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो इनके बीच का जो एंगल तुम्हारा ये थीटा कितना हो जाएगा जी
180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक ना। तो अगर इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा ना, तो देखो जो ये वेक्टर मेरा था ना ऐसे, वो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, मतलब कि एक लीनियर फॉर्म में हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो यह था एंगल बिटवीन टू वेक्टर और यह था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। तो बच्चे आप यहां देखिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिए हैं, किस पे, मेरा यह क्वेश्चन है इक्वल वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो डेट दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी आर इक्वल। तो आपको क्या पता है कि देखो आपको पता है कि सिंस वेक्टर ए और वेक्टर बी भाई क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो पहले हम इस कंपोनेंट फॉर्म को यहाँ लिखेंगे। तो ये दिया है एक्स आई प्लस 3j प्लस जेड के, देखो बराबर यहाँ पे क्या दिया वेक्टर बी 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 5k कैप। तो बच्चे देखो ना हम अब हम इन दोनों में दोनों ओर i j और k के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स आई कैप बराबर 2i कैप, और यहाँ से मुझे x बराबर क्या मिल जाएगा 2, ठीक है ना। एंड यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 3j कैप बराबर वाई जे कैप। देखो यहाँ से मुझे फिर अगर हम इस j और j कैप को हम अगर कंपेयर करें तो मुझे 3 बराबर y मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखो और यहाँ से अगर z के कैप बराबर मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा 5k कैप, और यहाँ से मुझे z की वैल्यू क्या मिल जाएगा 5, ठीक है ना। तो ऐसे हम दो अगर वेक्टर दोनों भाई क्या बोले, अगर दोनों वेक्टर विल बी इक्वल, ठीक है ना, विथ तो देयरफॉर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड अदर गिवन डाटा, ठीक ना। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी था, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। बच्चे अब देखिए, अब मेरे पास वेक्टर में क्या है सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। क्या था सेक्शन फार्मूला। तो बच्चे देखो ना, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में 10th में सेक्शन फार्मूला का यूज करना सीखे हो ना, तो ऐसे ही मेरा वेक्टर में भी सेक्शन फार्मूले का यूज है, ठीक है ना। देखो ना, बट यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि कोई वेक्टर मिल जाएगा, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कोई एक क्या होगा वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो देखो बोल रहा है कि अगर P और Q कोई एक लाइन है, ठीक है ना, और उसको एक पॉइंट R जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर R हो, इस लाइन को m/n में अगर इंटरनली यहाँ लिख लो इंटरनली, देखो ना, देखो दिस R इज बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, तो इसको क्या बोलेंगे इंटरनली। इंटरनली है ना, इंटरनली भाई ना, अगर भाई क्या करे काटे या डिवाइड करे, ठीक ना। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन P और Q को इंटरनली अगर डिवाइड करे, तो बच्चे देखना मुझे इस पॉइंट R का सेक्शन फार्मूला वेक्टर के फॉर्म में अगर फाइंड करना हो R का, यानी कि इस वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर है ना। तो देखो बहुत ईजी है, देखो यहाँ लिखो m इंटू वेक्टर B, फिर क्या होगा n इंटू वेक्टर A, यानी कि m इंटू वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A, ठीक है। देखो फिर क्या होता है भाई सम ऑफ द रेशियो, यानी कि m प्लस n, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस लाइन का इंटरनली सेक्शन डिवीजन, ठीक है बच्चे ना। अच्छा मान लो अगर मुझे यहाँ पे एक्सटर्नली फाइंड करना हो, एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट हो, मान लो कोई पॉइंट ऐसे था P जिसका पोजीशन वेक्टर A है, या मान लो पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर B हो, ठीक है। और मानते भैया कि मेरा एक पॉइंट यहाँ पे क्या R है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या स्मॉल r है, ठीक ना। तो बच्चे देखो ना, अगर यह पॉइंट R इस P और Q को देखो बाहर किसी पॉइंट पे कट कर रहा हो, कहीं पे काट कर रहा हो, ठीक ना। और देखो ना यहाँ से यहाँ तक यह इस लाइन को m, ठीक ना, और रेशियो भाई क्या करे n में अगर डिवाइड कर रहा हो, यानी बाहर से, है ना। यहाँ पे मैंने भाई क्या लिखा है एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक ना। तो यह एक्सटर्नली डिवीजन के लिए है, ठीक ना। तो अगर कोई पॉइंट, ठीक ना, किसी लाइन को बाहर, ठीक ना, m/n में अगर डिवाइड करे, ठीक ना, तो देखो मुझे इस पॉइंट का जो
सेक्शन फार्मूला के फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में, यानी कि पोजीशन r बराबर, तो भाई देखना बहुत ईजी होता है। देखो ना, जब ये अंदर काट रहा था ना, तो देखो मैंने m इंटू वेक्टर बी प्लस किया n इंटू वेक्टर ए से, फिर यहाँ क्या था m अपान m। देखो ना, लेकिन जब ये बाहर अगर कट कर रहा हो ना, तो उस केस में हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। मतलब देखो m इंटू क्या होगा वेक्टर बी, m इंटू वेक्टर बी, फिर यहाँ माइनस क्या होगा n इंटू वेक्टर ए, n इंटू वेक्टर ए, फिर देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस n। देखो तो कहने का सेंस ये है कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन को अगर इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो वह प्लस के फॉर्म में आता है, और अगर वह एक्सटर्नली अगर आपका डिवाइड कर रहा हो तो बस इसी में जहाँ प्लस था आप बस वहाँ माइनस लगा दो। तो ये होता है सेक्शन फार्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। बच्चे अब देखिए, अब मेरा जो मेन टॉपिक है इसमें है सेंट्रॉइड एंड मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल। तो आपको पहले यहाँ से सेंट्रॉइड और मीडियन आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो भाई, आपने बेसिक क्लास में सीखा है कि भाई अगर ये कोई ट्रेंगल है, मान लो ए, यह बी, यह सी, तो देखो ना, और इसका मान लो द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए कितना है जी, ए मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लो, इसका क्या मान लो सी मान लो, ठीक है ना। देखो और देखो ना, इस साइड ए बी का मिड पॉइंट ई है, इस साइड ए सी का मिड पॉइंट एफ है, और इसका मिड पॉइंट क्या है यहाँ डी मान लो, है ना, ई एफ डी मान लो, ठीक है ना। तो देखो बच्चे ना, हम जब इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, हम जब इस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से जब हम ज्वाइन करते हैं, देखो ना, तो यही जो तुम्हारे देखो ना, यही देखो, तो यही तुम्हारे लाइन ई सी बी एफ और ए डी, भाई ये तुम्हारे क्या होते हैं मीडियन ऑफ ट्रेंगल होते हैं। क्या होते हैं मीडियन ऑफ ट्रेंगल, ठीक है ना। और यह मीडियन एक दूसरे को जहाँ जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसको लिखते हैं जी से। तो यानी कि यहाँ से अगर यह मेरा पॉइंट जी, तो यहाँ पे तुम्हारे क्या लिखेंगे, जी इज द सेंट्रॉइड, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल। क्या है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल, ठीक है ना। और आपको पता है कि जहाँ पे ट्रेंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा 2:1 में डिवाइड करते हैं। 2:1 में भाई क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो भाई देख रहा है, यहाँ से मुझे जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्या होगा, जी का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है क्या होगा, यानी कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ, यहाँ लिखो कि सिंस डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। तो बच्चे आप बताओ, अगर डी मेरे क्या है, इस BC लाइन का मिड पॉइंट है, जबकि इस पॉइंट बी का पोजीशन ऑफ वेक्टर बी हो और इसका क्या हो सी हो, देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो वेक्टर डी आएगा उसका एक पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 होना चाहिए, भाई होता ही है। यानी इसका मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे ना देखो ना, अब मुझे इसी का मुझे कोऑर्डिनेट मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। और देखो यहाँ से आपको लाइन AD मिल गई, ठीक है ना, बीच में एक पॉइंट G है जो इस AD को 2:1 में काट रहा है, और यह अब आपका सेक्शन फार्मूला के बेसिस पे होगा। तो यहाँ से हम जब G का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ना, तो देखो भाई क्या होगा, M इंटू ये वाला, M इंटू ये वाला, यानी कि यहाँ से जी कितना हुआ 2 इंटू मतलब इसका पॉइंट वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 देखो प्लस, फिर यहाँ कितना 1 ना, तो 1 इंटू अभी ये पार्ट, यानी कि 1 इंटू वेक्टर A अपान, फिर भाई तुम्हारे क्या होगा सम ऑफ द ये रेशियो, यानी 2 + 1। यह बच्चा आपका कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल, यानी कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर A अपान 3 ओवर R। यहाँ से सेंट्रॉइड का मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा जी, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 3। और तुम्हारे यही होता है किसी ट्रेंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट वेक्टर के फॉर्म में। तो यह मैंने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया कि किसी ट्रेंगल का सेंट्रॉइड वेक्टर के फॉर्म में कैसे आता है, तो इस फॉर्म में आता है, ठीक है बच्चे। और देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट भाई तुम्हारे क्या होता है, इसमें तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट एक रूल होता है। तो तुम्हारा रूल इसमें क्या होता है भाई, तो देखो इसमें एक रूल होता है, इसको नोट करके आप लिख लो, नोट करके, ठीक है ना। कि बच्चे ना देखना, हम जब यहाँ से
जी ए वेक्टर, ठीक है ना, और हम जब जी बी वेक्टर और हम जब जी सी वेक्टर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आती है। मतलब देखो यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में काउंट करें तो देखो यह जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर और जी सी वेक्टर की वैल्यू तुम्हारा क्या आता है भाई, जीरो आता है, ठीक है ना। आप इसका प्रूफ एक बार घर पे ट्राई करना, बट ये इंपॉर्टेंट भाई क्या था, एक तुम्हारा रिजल्ट था, तो मैंने आपको समझा दिया और आप लोग घर पे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज़। बच्चे थोड़ा सा इसमें अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह मुझसे छूट रहा था, क्या था, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो पहले हम इसके लिए एक बनाते हैं 3D कोऑर्डिनेट भैया। चलो मान लो ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है ना, और z है। देखो और कोई मान लो कोई पॉइंट यहाँ P हो, ठीक है ना, ये अगर कोई पॉइंट P हो, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट आपका x y z हो, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना। देखो और देखो ना यहाँ पे इसको ऐसे मानो, ये कोई पॉइंट इसको ऐसे ले लो यहाँ कोई पॉइंट A ले लो, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या दे दिया, देखो इसका पोजीशन वेक्टर A हो और इसकी वैल्यू क्या दे दिया हो, A1i प्लस A2j प्लस A3k कैप, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे कोई और पॉइंट मान लो, कोई पॉइंट B है जिसका एक पोजीशन वेक्टर B है और इसका वैल्यू B1i प्लस B2j प्लस B3k कैप हो, ठीक है बच्चे ना। चलो तो मान लो अगर इसको हम अगर ऐसे जोड़ते हैं, है ना, इसको ऐसे हटाओ यहाँ से यहाँ तक, और देखो यहाँ से मान लो तुम्हारा एक कोई वेक्टर AC है, AB है, ठीक है। देखो यहाँ से तुम्हारे यहाँ तक मैंने एक वेक्टर क्या ले लिया, OA ले लिया, और यहाँ से मैंने एक वेक्टर क्या ले लिया, AB ले लिया, ठीक है ना। तो हम जब अगर इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के केस में हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पहले हम इसको जब यहाँ से ज्वाइन करेंगे OB, तो देखो यही तुम्हारे यहाँ से क्या बन जाएगा, OB वेक्टर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर, और यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रूल से, ठीक है, वेक्टर एडिशन के रूल से मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा OB वेक्टर बराबर। तो देखो ना इस OB वेक्टर की वैल्यू ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर A दिया था, A क्या दिया था, वेक्टर B, यानी कि हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर OR। इसको ऐसे भी भाई हम लिख लेंगे कि OB वेक्टर बराबर देखो वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है ना। और चाहो इसको नीचे की तरफ थोड़ा और सॉल्व करना तो हो जाएगा OB वेक्टर बराबर, देखो तो यहाँ पे तुम्हारा है कितना, वेक्टर A, और देखो यहाँ पे वेक्टर A की वैल्यू कंपोनेंट के फॉर्म में क्या दिया है जी, तो A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, और यहाँ से क्या दिया वेक्टर B की वैल्यू B1i कैप B2j कैप B3k कैप, ठीक है ना। और देखो ना हम जब यहाँ से थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा OB वेक्टर बराबर, देखो यहाँ से I को I के पास लेके ऐड करो, तो अगर I कैप को अगर एक पास लाएंगे तो ये मुझे मिल जाएगा A1 प्लस B1, अगर इसको लेके आएंगे J वाले को तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, A2 प्लस B2, और अगर हम इसको लेके आएंगे K वाले को यानी K कैप बराबर तो हो जाएगा A3 प्लस B3, ठीक है बच्चे। तो यह था आपका छोटा सा बस यूजफुल रूल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।